हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैनिता पब्लिक स्कूल। आई एम शिवम पांडे and in today's video I am going to teach the chapter matter in our surrounding. This is chapter of chemistry and it is first chapter in NCERT for class 9th students. In this video we are going to know about what is matter, change of state of matter, effect of temperature change, effect of pressure change, latent heat, सब्लिमेशन, इवापोरेशन एंड डिफ्यूजन। यानी कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन किस तरह से होता है, तापमान बदलने पे पदार्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, दबाव को बदलने पर पदार्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, लेटेंट हीट क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, इवापोरेशन क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो मैटर के बारे में है, इस टॉपिक पे आज इस वीडियो में हम ये सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो जो भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर इन तक ज़रूर देखिएगा और मेरा वादा है कि अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो इस चैप्टर में आपके जो भी डाउट्स हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो देन मूव फॉरवर्ड। मैटर, तो आपने हमेशा से ही पढ़ा है कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी वह वस्तु जिसके पास खुद का भार होता है और वह जगह को घेरता है उसे हम मैटर कहते हैं। मास का मतलब समझिए कि आप किसी भी चीज़ को जब वेइंग स्केल पर रखते हैं तो 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, इस तरीके से आपको एक वैल्यू मिलती है, उसे हम मास कहते हैं। मतलब कि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, एटम्स कितने हैं, उनकी संख्या की वजह से उसका एक मास हमको मिलता है, वही रियल में मैटर का मास होता है। सेकंड थिंग, मैटर हम उसे कहते हैं जो जगह घेरता है। जैसे आपके पास एक बुक है, आप बुक को रखेंगे तो देखेंगे आपके टेबल पर का कुछ एरिया जो है, ठीक है, एरिया कवर होता है, साथ में बुक की जितनी मोटाई है उतना स्पेस कवर हो जाएगा। या दूसरा एग्जांपल लें कि आपके पास एक कार्टून है, आप उस कार्टून में कुछ सामान रखने जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, एक लिमिट होगा कि कुछ पीसेस रखने के बाद में आप उसमें सामान को और आगे नहीं रख पाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि उस कार्टून का वॉल्यूम जो है, ठीक है, फिक्स है और आप जो भी सामान रख रहे हो उसका भी एक फिक्स वॉल्यूम है। इसकी वजह से एक निश्चित संख्या के बाद आप उसमें और नहीं रख सकते। तो ऐसी सारी चीज़ें जिनके पास भार होता है वे जगह को घेर लेते हैं, उसे हम मैटर कह देते हैं। एग्जाम्पल, आपके आसपास सब कुछ जैसे टेबल, चेयर, पानी की बॉटल, फोन्स, शूज, सॉक्स, क्लॉथ्स, फूड आइटम्स, एवरीथिंग क्या है, सब कुछ मैटर की ही कैटेगरी में आता है। ठीक, हम केमिस्ट्री की भाषा में उन्हें पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है फूड, वाटर, एयर, क्लॉथ्स, टेबल, चेयर, प्लांट्स एंड ट्रीज कि भोजन, जल, हवा, कपड़े, मेज, कुर्सी, पौधे, पेड़, सब कुछ केमिस्ट्री की भाषा में पदार्थ है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि जो इंडिया के फिलोसफर्स थे, इंडियन फिलोसफर्स, उनका कहना था कि जो मैटर होता है चाहे वह जीवित हो या मृत, लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग, ये 5 बेसिक एलिमेंट से बना है। ठीक है, 5 आधारभूत तत्वों से मिलकर बना है। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, यानी कि हवा, ठीक है, मिट्टी, आग, आसमान और जल। एक स्टेटमेंट कहा जाता है नभ जल पावक गगन समीरा, आपने सुना होगा। तो इस स्टेटमेंट का कहना यही था कि 5 तत्वों से मिलकर के जो पदार्थ है उसका निर्माण होता है। कहते हैं इंसान का शरीर इन 5 तत्वों से मिलकर बनता है और फिर मृत्यु के पश्चात वापस इसी में मिल जाता है। अब करा कि मैटर को आप 2 प्रॉपर्टीज के आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसकी भौतिक गुण, जैसे वह ठोस है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, इसके आधार पर उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मतलब उबालने पर अगर हम उसको गर्म करना चालू करेंगे तो कितने तापमान पे पहुंचने के बाद वो उबलना शुरू कर देगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कितने तापमान पर जा करके वह पिघलना शुरू कर देगा। इन सब के आधार पे हम मैटर को डिवाइड करते हैं। या फिर उसके रासायनिक गुणों के आधार पे कि वह केमिकल जब हम उसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या परिणाम आएंगे। ठीक, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे, सॉलिड है कि सॉलिड में पार्टिकल्स किस तरीके से आपस में मिले हुए हैं, इन सभी चीज़ों के आधार पे हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो भाई केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अगर आधार पे बात करेंगे तो मैटर को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। अब पहला क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं सर। तो भाई ऐसे कंपाउंड
ठीक है, या ऐसे सबस्टेंसेज जो एक ही प्रकार के एटम से मिलके बने हों। जैसे अगर हम लोहे की बात करेंगे, ठीक है, आयरन की बात करेंगे, उसको हम तोड़ते जाएंगे, ठीक है, तो उसमें हमें हर जो पार्टिकल होगा वह लोहे का ही मिलेगा। लोहे के सिवाय और किसी चीज़ के पार्टिकल्स हमको उसके अंदर नहीं मिलेंगे। या कह दो कि आयरन के ही सारे के सारे एटम्स मिलेंगे, तो वो क्या होगा, एलिमेंट होगा, जो एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलके बना है, उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। अब जो एटम वर्ड है, ठीक है, आप हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, तो एटम का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ सबस्टेंस की, ठीक है, जो सबसे छोटी इकाई होती है। अगर हम किसी मैटर को तोड़ते जाएंगे और जो टूटते टूटते आखिरी में ऐसा एक हमको पार्टिकल मिल जाएगा जिसको आगे तोड़ पाना संभव नहीं होगा, उस पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। तो भाई जो एलिमेंट होते हैं वह एक ही प्रकार के एटम से मिलके बनते हैं। वहीं दूसरा शब्द है कंपाउंड्स। तो भाई जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो पहले हम एलिमेंट की एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। आयरन हो गया, आप ऑक्सीजन की बात करते हो, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सभी क्या हैं, एक एक एलिमेंट्स हैं। और अगर यही दो एलिमेंट्स आपस में मिल जाएं तो जो कंपाउंड सबस्टेंस बनेगा उसे हम कंपाउंड कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिलाते हैं तो H2O यानी कि वाटर, या हिंदी में बोलें तो पानी का निर्माण होता है। तीसरा था मिक्सचर। तो भाई एलिमेंट्स कंपाउंड्स को आपने समझ लिया। मिक्सचर है कि आप दो से अधिक चीज़ों को आपस में मिक्स कर दें बिना केमिकल चेंज के, उसमें अंदर कोई परिवर्तन ना हो। बस जैसे आप क्या करो, चावल ले लो, ठीक है, और बालू के कणों को ले लो, आपस में मिला दो, इनका कोई फिक्स रेशियो ना हो और इनके मिलने के बाद भी किसी भी नई चीज़ का निर्माण ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर्स कहते हैं। इसके बारे में हो सकता है आगे आप इस चैप्टर में ही और डिटेल में पढ़ने को आपको मिल जाएगा। बेसिक बातें मैंने आपको बता दी कि मिक्सचर क्या होता है कि दो सबस्टेंसेस को आपस में मिला दो, उनका कोई फिक्स रेशियो ना हो, ठीक है, और उनके मिलने की वजह से किसी नई चीज़ का निर्माण ना हो, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे हमारी हवा जो हम सांस लेते हैं, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स मतलब धूल के कण, पानी का भाप, बहुत सारी चीज़ों से वो मिल के बना है, ठीक, तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। उनके मिलने की वजह से किसी नई चीज़ का निर्माण नहीं हुआ है, सब कुछ अकेले अकेले हवा में पड़ा हुआ है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है आप उसको लेते हो। मतलब हम जब सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में सारी गैसेस अंदर जाती हैं, लेकिन हमारे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए तो हमारी बॉडी उसमें से ऑक्सीजन को ले लेती है और बाकी चीज़ों को हम वापस जब सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसे वापस निकाल देते हैं। कह रहा है कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पीसेस ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, हमारे आसपास हर चीज़ें, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों से या छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, ठीक है, और उन कणों को हम एटम या मॉलिक्यूल कहते हैं। मैंने बोला ना कि हम किसी भी चीज़ को तोड़ते जाएं, डिवाइड करते जाएं, एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो आगे अब नहीं टूटेगा, ठीक है, उसे हम एटम कह देंगे। अगर वह एलिमेंट से का है तो, अगर वही कंपाउंड होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल बोल देंगे। जैसे हम बोलते हैं H2O, ठीक है, तो H2O क्या है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है। जब कई एटम्स आपस में मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब मैटर के जो पदार्थ के जो कण हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, उनके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिल जाती है। अगर हम कह रहे हैं कि भाई मैटर है तो उसके लक्षण के बारे में जान लो। अगर आपको लक्षण पता रहेगा तो आप पहचान लोगे कि मैटर है। से फर्स्ट पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। दूसरा पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि उसके बीच में खाली जगह होता है, तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिससे ये बात प्रूव हो जाती है कि वे कणों से मिलके बने हैं और उनके बीच में स्पेस होता है, कण बहुत छोटे हैं। जैसे पहले के लिए कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, कण बहुत छोटे हैं। आपको क्या करना है, आपको पानी लेना है थोड़ा सा और आपको इंक लेना है, या कह दो जो आप कपड़े में ब्लू कलर का इंक डालते हो ना क्लॉथ्स के अंदर, हिंदी में जिसे आप नील कहते हो, उसे ले लेना है। 2 ड्रॉप्स क्या करना है, वाटर में ऐड कर देना है। अब आपके पास एक वाटर और इंक का सलूशन रेडी हो जाएगा। अब इसमें से थोड़ा सा सलूशन लेके दूसरे कंटेनर के अंदर, दूसरे बर्तन के अंदर पानी डालना है, उसमें डालना है, फिर से सलूशन रेडी होगा जिसका कलर पहले से क्या हो जाएगा, हल्का। फिर से आपको क्या करना है, अपने दूसरा जो आपने सलूशन बनाया था उसमें से फिर से थोड़ा सा लेना है,
फिर से पानी में ऐड करना है। आपको लगातार इस तरीके से करते जाना है। आप हर बार देखेंगे कि जो सोल्यूशन का कलर होगा वह हल्का होता चला जाएगा, मतलब पार्टिकल्स लगातार डिवाइड होते चले जाएंगे और कलर हल्का होता चला जाएगा। सेकेंड पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि भाई पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह होता है। इस चीज़ को कैसे प्रूव किया जाए? तो आप सब ने देखा होगा कि आपके घर में गर्मी के मौसम आने पे शरबत बनता होगा, चीनी पानी का घोल हम बनाते हैं, ठीक है, गेस्ट को आते हैं तो उनको पिलाते हैं, ऐसा होता है। तो आप भी देखते हो कि आप क्या मान लो 1 लीटर पानी लेते हो, उसमें आप 250 से 300 ग्राम क्या डालते हो, चीनी ऐड करते हो। तो पानी का जो वाटर लेवल है, जहाँ पे बर्तन में निशान पड़ा होगा, देखते हो चीनी के घुलने के बाद भी पानी का लेवल वही रहता है। भाई 250 ग्राम चीनी उसमें ऐड ऑन हो गई, मिल गई, तो उसका जो लेवल था वो ऊंचा होना चाहिए था ना, उसे और ऊंचा हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कि आपने दिमाग में कभी सोचा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो भाई बात ये होती है कि पानी के कणों के बीच में खाली जगह होता है और जो शुगर होता है घुलने के बाद उस खाली जगह पे जाके भर जाता है, वो खाली जगह को भर देता है। तो इस बात से प्रूव कर सकते हैं हम कि उसमें स्पेस होता है, पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह होता है। या फिर आप नमक घोल के भी ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, पदार्थ के कण लगातार घूम रहे हैं। कैसे मान लें कि घूम रहे हैं? आप क्या करते हो, अपने घर में पूजा करते हो, ठीक है, मंदिर में, वहाँ पे आप अगरबत्ती जला देते हो, कुछ देर के बाद अपने आप अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वे लगातार क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इस वजह से किचन में सब्जी बनती है और मसालों की खुशबू जो है ना, वाटर वेपर के रूप में जब भाप बन के निकलता है तो घर के आसपास तक फैल जाती है। या फिर आप स्प्रे का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, डोडरेंट्स का, तो उसकी भी खुशबू आप लगाते हो, अगल बगल तक फैल जाती है। इसी वजह से, क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स लगातार क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, गति कर रहे हैं बिना कुछ किए ही। फोर्थ पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मैटर के जो पार्टिकल हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एकदम पकड़ के रखते हैं। कैसे मान लें? भाई आपको मानना पड़ेगा। इसी वजह से तो मैटर के 3 स्टेट्स बने हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड देखते हो आप, एक आयरन रॉड ले लो, ठीक है, उसको आप मारो, ठीक है, तो या हथौड़ी से पीटो तो जल्दी पार्टिकल्स दूर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स उन्होंने बहुत ज़्यादा, उनके बीच में जो अट्रैक्शन है ना, एक दूसरे को बहुत कस के पकड़ के रखा है। वहीं आप एक पत्थर का टुकड़ा लो, तो आयरन को आपने जितना फोर्स आपने आयरन के ऊपर लगाया था, ठीक है, उतना फोर्स अगर आप पत्थर के टुकड़े के ऊपर लगाओगे तो वो क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था, एक दूसरे को जो पकड़ने वाली ताकत थी, वो आयरन की तुलना में थोड़ी सी कम थी, लोहे से थोड़ी सी वहाँ पे कम फोर्स थी एक दूसरे के बीच में, इसलिए वो अलग हो जाएंगे। वहीं आप एक मिट्टी का टुकड़ा लो और उसके ऊपर क्या करो, हथौड़े से वार करो, तो वहाँ पे क्या होंगे, बड़े जल्दी से पार्टिकल अलग हो जाएंगे। तो आप ये बात प्रूव कर सकते हो कि भाई जिसके बीच में जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतना ही क्या है, मजबूती से दूसरे को पकड़ के रखा है, वो उतना ही मजबूत है, जैसे कि आयरन, ठीक है, आयरन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा था, फिर आपका जो पत्थर का टुकड़ा है उसके अंदर उससे कम था, मिट्टी के टुकड़े में उससे भी कम था, तो एंड सो ऑन। इस तरीके से हम अलग अलग सबस्टेंस को चेक करेंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम ज़्यादा आपको दिखाई दी जाएगा। आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन में जो होता है वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ को हम 3 समूह में विभाजित करते हैं, उनका हम वर्गीकरण करते हैं, तो 3 समूह बन जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। किसके आधार पर? फिजिकल स्टेट के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। पहला होता है सॉलिड, जिसको हिंदी में ठोस कहते हैं, दूसरा होता है लिक्विड यानी कि द्रव्य, और तीसरा होता है गैस। तो आप किसी एक सबस्टेंस का नाम बता सकते हो जिसकी आप तीनों स्टेट्स को देखते हो? आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना, ठीक, कि भाई वो कौन सा पदार्थ है जिसके तीनों स्टेट्स को आपको देखने को, आप देख ही लेते हो, आपको मिल जाता है देखने को। आगे चलें, सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस। तो सबसे पहले हम सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज यानी गुण, लक्षण, कैसे हम जानेंगे कि यह सबस्टेंस सॉलिड है कि नहीं, या ठोस है कि नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट है सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का जो आकार होता है, शेप मतलब आकार, और निश्चित होता है, ठीक है, आपके हाथों से दबाने से या थोड़ा मोड़ा कुछ कर देने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, और उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। मतलब अगर मैं
एक टेबल लूँ, ठीक है, उसके कार्टून के अंदर रखूँ, तो जितना जगह वो नॉर्मली लिया था कार्टून के अंदर में भी जाने पे उतना ही जगह लेगा, वो कम या ज़्यादा नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं कि उसका आयतन जो है वो क्या है, निश्चित है, स्थिर है, वह बदलता नहीं है। सेकेंड पॉइंट है सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। कंप्रेस मतलब क्या होता है, दबाना, दबा देने से अगर चीज़ें सिकुड़ जाएँ, ठीक है, कम हो जाएँ, मतलब पहले बड़ी थी आपने दबा दिया वो क्या हो गई, छोटी हो गई। तो सॉलिड में ऐसा नहीं होता है, उसको आप ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकती हो। हाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे देखो कॉटन को ले लो, ठीक है, तो जब कॉटन एकदम फ्रेश रहेगा, ठीक है, उसकी धुनाई हुई रहेगी तो एकदम दूर दूर रहेगा, उसको आप उस टाइम पे प्रेस करोगे तो थोड़ा सा कंप्रेस होगा। क्यों? क्योंकि उसके बीच में एयर पार्टिकल्स भरे हुए थे, हवा भरा हुआ था, जो आप प्रेस करोगे तो हवा निकल जाएगा, ठीक। तो सॉलिड्स में कंप्रेशन ज़्यादा नहीं होता, आप उसको ज़्यादा दबा के सिकोड़ नहीं सकती हो। मान लो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कॉटन है, फोम है, इन्हें कर सकती हो, लेकिन बाकी आप लोहे की रॉड ले लो, उसे दबा के कंप्रेस करो अपने हाथों से, तो पॉसिबल नहीं है। तो सॉलिड को दबा के सिकोड़ नहीं सकती हैं। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज। अब ये डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। अब घनत्व का मतलब ये होता है कि हम एक निश्चित क्या ले लें, वॉल्यूम ले लें, ठीक। जैसे 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, इतना बड़ा हम क्या कर लें, लोहे का टुकड़ा ले लें, ठीक। अब उस टुकड़े में लोहे का कितना वजन है, ठीक है, उसको हम क्या कर दें, फिर तौलें। तो तौलने पे मान लो हमको जो भी मिलता है 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, हम उसे क्या कहेंगे कि 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, आयरन की डेंसिटी है। अभी आयरन की रियल डेंसिटी नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। जैसे मैं एक लोहे का टुकड़ा लूँ, उतना ही बड़ा मैं लकड़ी का टुकड़ा ले लूँ, उतना ही बड़ा मैं पत्थर का टुकड़ा लूँ, साइज़ सेम रहना चाहिए, तीनों का साइज़ क्या हो, सेम हो। अब उसके बाद हम तीनों को क्या करें, तौलें। तौलने पे देखेंगे कि लोहे का वजन क्या है, ज़्यादा, वो लोहे में मास क्या है, ज़्यादा है। लोहे से थोड़ा सा कम आपको मास कहाँ मिल जाएगा, पत्थर के टुकड़े में, और उससे भी कम मास कहाँ मिलेगा, लकड़ी के टुकड़े में। तो देखेंगे कि साइज तो तीनों का सेम था, लेकिन मास क्या हो रहा है, बदल रहा है। लोहे का सबसे ज़्यादा है, ठीक है, पत्थर का उससे कम है, और लकड़ी का उससे भी कम है। इसका रीज़न क्या है, डेंसिटी, कि लोहे की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, उतनी ही जगह में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, ज़्यादा है, कणों की संख्या क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए मास भी ज़्यादा है। पत्थर में कणों की संख्या थोड़ी सी लोहे की तुलना में कम है, इसलिए मास कम हो जाता है, और उतनी ही जगह में लकड़ी की में कणों की संख्या और कम है, तो उसका मास और कम आएगा। मतलब यही है डेंसिटी, कि किसी निश्चित क्षेत्र, ठीक है, आयतन में, किसी निश्चित वॉल्यूम में पदार्थ के कणों की जो संख्या होती है वो डिसाइड करती है कि उसका डेंसिटी क्या होगा, उसका घनत्व तो क्या होगा। तो आयरन में कणों की संख्या ज़्यादा होगी तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, उससे कम कणों की संख्या स्टोन में होगी तो डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, घनत्व घट जाएगा। और लकड़ी में और कम कणों की संख्या होगी, इसलिए घनत्व और कम हो जाएगा। आगे चलें तो कहा है भाई सॉलिड्स में डेंसिटी ज़्यादा होती है, उच्च घनत्व होता है, और दे आर हैवी, वे भारी भी होते हैं। सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। जिस भी बर्तन में आप सॉलिड्स को रखते हो वह बर्तन को पूरी तरह से नहीं भरते। भाई आप एक क्या करो, एक वाटर बॉटल को कार्टून में डालो, ठीक है, तो आप भरोगे 5-6 बॉटल के बाद आपका कार्टून भर गया, ठीक है, लेकिन जो बॉटल से वे पूरी तरीके से जगह को घिरे नहीं है, कहीं कहीं पे खाली स्पेस रह जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, पार्टिकल्स उसके मूव नहीं करते हैं, वे जहाँ है एकदम फिक्स्ड है, रिजिड है, दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं। तो सॉलिड जो है बर्तन को पूरी तरीके से नहीं भरता, ठीक। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, सॉलिड्स बहता भी नहीं है। बहना मतलब कि भाई अपने आप कम हो जाना, घट जाना, ठीक है। जैसे कि आप पानी को गिराते हो फर्श पे, पानी अपने आप बह के चल देता है। क्या सॉलिड के साथ ऐसा होता है कि आप चट्टान का टुकड़ा ले आके रख देते हो, कुछ देर बाद उसमें से और बह के आगे चला जाता है? तो सॉलिड के साथ ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल दे रखा है कि आइस है, बर्फ, वुड लकड़ी, कोयला, स्टोन मतलब पत्थर, आयरन मतलब लोहा, ब्रिक मतलब ईंट। ये सभी क्या है, सॉलिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। बाकी और भी आपकी डेली लाइफ में आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। हाँ एक और चीज़ हमने देखो एकदम स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि मतलब मैटर के जो पार्टिकल हैं वे बहुत ही छोटे छोटे हैं। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो भाई अगर हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, किसकी, सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वह न के बराबर होता है सॉलिड के अंदर। दूसरा क्या था,
पार्टिकल्स जो हैं वे मूव करते हैं, तो सॉलिड्स के पार्टिकल न के बराबर मूव करते हैं, उनके बीच में खाली जगह भी क्या है, न के बराबर है, उनके बीच का जो मूवमेंट है, पार्टिकल्स का मूवमेंट है वह न के बराबर होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। तीसरी बात, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को पकड़ के कस के पकड़ने की क्षमता, तो सॉलिड्स में मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे तो सॉलिड्स में क्या है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, द्रव के गुण। लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स का वॉल्यूम तो फिक्स है, मतलब आप 1 किलोग्राम लोगे तो वह 1 किलोग्राम ही रहेगा, ठीक, या 1 लीटर लोगे तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन शेप फिक्स नहीं है, उसका आकार फिक्स नहीं है। 1 लीटर पानी को लोगे तो अगर आप उसको ग्लास में डालोगे तो ग्लास का आकार ले लेगा, बॉटल में डाल दोगे तो बॉटल जैसा शेप हो जाएगा, ठीक है, प्लेट में डाल दोगे तो फैल के प्लेट जैसा शेप ले लेगा। तो लिक्विड्स का वॉल्यूम तो फिक्स रहता है, वह रहेगा 1 लीटर ही, लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं रहेगा, अलग अलग कंटेनर्स के साथ शेप बदलता चला जाएगा, आकार बदल जाएगा लिक्विड्स के अंदर। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड। लिक्विड जो होता है जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। लाइक सॉलिड्स लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। सॉलिड की तरह ही लिक्विड को भी आप ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब अगर बॉटल की क्षमता 1 लीटर है तो उसमें आप 1.25 लीटर पानी या 1 लीटर से 100-200 ml ज़्यादा पानी ज़बरदस्ती भर नहीं सकते हो। यहाँ पे भी ज़्यादा दबने की संभावनाएं नहीं है, इन्हें आप ज़्यादा सिकोड़ नहीं सकते हो। 1-2 ml आप भले कर लो, उससे ज़्यादा की चांसेस नहीं होते हैं। आगे है, लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज, दे आर यूजुअली लेस डेंस देन सॉलिड्स। लिक्विड की जो घनत्व है, ठीक है, जो घनत्व वाला गुण है यह मध्यम होता है, मतलब मध्यम से उच्च तक होता है। कुछ लिक्विड्स हैं जिनका थोड़ा कम होता है, कुछ का ज़्यादा होता है। जैसे नॉर्मल वाटर की डेंसिटी जो है सलाइन वाटर से कम होती है। सलाइन वाटर मतलब समुद्री पानी, खारा पानी, तो खारे पानी के अंदर नमक घुला हुआ होता है, तो उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। भाई आप भी क्या करो, घर पे ही 1 लीटर नॉर्मल पानी लो, 1 लीटर पानी लो जिसमें आप 200 ग्राम नमक ऐड कर दो, तो अब अगर तुम वे करोगे, तौलोगे जब, तो नॉर्मल वाले का तो 1 लीटर के 1 किलोग्राम ही आएगा, लेकिन जिसमें आपने 200 ग्राम नमक घोल रखा है उसकी डेंसिटी क्या आएगी, 1200 ग्राम। मतलब जब उसे करोगे तो 1.2 आएगा, इसका क्या आएगा, 1 आएगा। तो यही अंतर आपको देखने को लिक्विड में मिल जाएगा कि मध्यम से उच्च तक घनत्वता होती है, लेकिन हाँ सॉलिड की तुलना में कम होती है, सॉलिड से ज़्यादा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, लिक्विड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। ये अपने आप बर्तन को पूरी तरह से नहीं भरते हैं। भाई तुम क्या करोगे, 1 लीटर के बॉटल में आधा लीटर ही पानी डालोगे तो आधा लीटर ही भरेगा, पूरा 1 लीटर नहीं भर सकता। अभी देखो सॉलिड में भी कहा था ना कि सॉलिड्स अपने बर्तन को पूरी तरह से नहीं भरते, ठीक, तो अगर उसकी क्षमता 1 लीटर की है, तुम आधा लीटर डाल रहे हो तो आधा लीटर ही भरेगा, पूरा 1 लीटर नहीं भर सकता। लेकिन गैसेस में ऐसा होता है। लिक्विड्स जनरली फ्लो इजली, जो द्रव्य हैं, ठीक है, वे आसानी से बहते हैं, जैसे पानी को गिराते हैं और बहना शुरू कर देता है। इस वजह से इन्हें हम फ्लूइड्स भी कहते हैं। इस वजह से लिक्विड हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, पानी, दूध, फलों का जूस, इंक, स्याही, ग्राउंड नट ऑयल मतलब मूंगफली का तेल, तो सारे तेल भाई, मूंगफली का तेल, पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, सब कुछ क्या है, लिक्विड ही है। नेक्स्ट आता है, चलो अभी नहीं चलते हैं नेक्स्ट पे, हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे कि भाई क्या था, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो मैंने कहा था सॉलिड के बीच में न के बराबर स्पेस होता है, लेकिन लिक्विड की बात करते हैं तो सॉलिड की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस होता है। हमने कहा था कि पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो मैंने बताया कि सॉलिड के पार्टिकल्स न के बराबर मूव करते हैं, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड की तुलना में ज़्यादा मूव करते हैं, इसीलिए तो लिक्विड बहता है। थर्ड पॉइंट था कि सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, पार्टिकल एकदम कस कस के पकड़े रहते हैं, छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। यहाँ पे पार्टिकल्स थोड़ा सा ढीला पकड़े होते हैं, मतलब ये समझो कि एकदम ऐसे कस के पकड़ लो, ऐसे ऐसे पकड़ लो, ये क्या है, सॉलिड, ठीक है, ऐसे पकड़ो, ठीक है, ऐसे पकड़ो, ठीक है। तो अब इसके छूटने की संभावना थोड़ा सा दम लगाने पर देखो ढीला हो रहा है, ताकत लगाने पर क्या हो रहा है, ढीला हो रहा है। ये लिक्विड है और ये वाला क्या है, ये क्या है, सॉलिड है। तुम ताकत लगाओगे और ग्रिप बढ़ जाएगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है लिक्विड में सॉलिड की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। कणों के बीच में जो बल होता है ना, अंतर आणविक बल, वह क्या होता है, लिक्विड्स में सॉलिड से कम होता है। अब आते हैं गैसेस पे।
कह गैसेस हैव नीदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस का न तो आकार निश्चित होता है न ही आयतन निश्चित होता है। मतलब कि भाई जैसे लिक्विड को तुम जिस बर्तन में भर रहे थे वो उसी का आकार लेता था, गैस भी जिस बर्तन में भरोगे उसका आकार ले लेगा। ठीक, लिक्विड के साथ तो ऐसा था कि भाई पानी बोतल में भर के ढक्कन खोल दो, अपने से नहीं बहेगा, अपने से नहीं उड़ेगा। लेकिन गैस में तुम जिस बर्तन में भरे हो थोड़ा सा ढीला करो तो तुरंत हवा बाहर निकल जाएगी। बलून को फूंक के फुलाते हो और थोड़ा सा ढीला करते हो तो हवा क्या होती है, लीक होकर बाहर चली जाती है। इसलिए कहते हैं कि गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। तुम 1 लीटर गैस में टैंक में भरो, थोड़ा सा नोजल को ढीला रखो, कुछ टाइम के बाद देखोगे कि आधा लीटर ही बचा है। क्या करते हैं, जिस बर्तन में रखते हैं उसी का शेप ले लेते हैं। ठीक, गैस के साथ एक खास बात और है, भाई आपके टैंक की क्षमता 20 लीटर है, लेकिन आप उसमें 5 लीटर गैस भर दो तो कण क्या होंगे, पूरे बर्तन में फैले रहेंगे। पानी और सॉलिड में हमने क्या बोला, लिक्विड और सॉलिड में बोला कि भाई अगर 1 लीटर का बर्तन है, आधा लीटर पानी डालोगे तो आधा लीटर ही भरेगा, बचा आधा लीटर खाली रहेगा। लेकिन गैस के साथ ऐसा नहीं है। 1 लीटर का टंकी है, उसमें तुम आधा लीटर गैस भरोगे तो भी कण क्या होंगे, फैल के पूरे टैंक में वॉल से टकराते रहेंगे। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, इसको आसानी से क्या कर सकते हो, दबा सकते हो। ठीक है, इसे आप आसानी से दबा सकते हो। जैसे देखो कंप्रेस करके हमारे घर में एलपीजी का सिलेंडर आता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वह गैस के फॉर्म में होती है, लेकिन इतना ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है, इतना प्रेशर लगाया जाता है कि पार्टिकल्स आपस में आके लिक्विड जैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए एलपीजी को हम लिक्विफाइड बोलते हैं। ठीक है, जिसका द्रवीकरण किया गया है, वो द्रव्य नहीं था। ठीक है, द्रवीकरण कर दिया गया है, उसको ज़बरदस्ती लिक्विड बनाया गया है। गैसेस है वेरी लो डेंसिटी, इनका घनत्व भी बहुत कम होता है। अब भाई बलून को देख लो, बलून में तुम हवा भर दो, बलून एकदम इतना बड़ा सा फूल जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा फूल जाएगा, लेकिन उसको जब रखोगे तौलने के लिए तो उसका वजन जो होगा क्या होगा, कुछ ग्राम में आएगा। और उतना बड़ा है तुम क्या कर दो, लोहे का टुकड़ा रख दो, वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उतनी ही मात्रा में पानी रख दो तो वो भी गैस से ज़्यादा मास शो करेगा, दिखाएगा। तो गैसेस बहुत हल्के होते हैं क्योंकि घनत्व तो बहुत कम होता है। गैसेस फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, जिस भी बर्तन में भरते हो पूरी तरीके से उसमें फैल जाते हैं। गैसेस फ्लो इजली, बहुत आसानी से बहते हैं, थोड़ा सा ढीला करते हो नोजल को, निकलना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल करा है एयर, हवा है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी क्या है, गैस के उदाहरण हैं। अब अगला आपको टेबल दिया गया है, कंपेरिजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, अब हम तुलना कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी लक्षण हैं उनकी तुलना करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या लिया, शेप ले लिया। सॉलिड्स में शेप कैसा है, डिफिनिट है, निश्चित है। लिक्विड्स में शेप कैसा है, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर बट डू नॉट नेसेसरली ऑक्यूपाई ऑल ऑफ इट, जिस भी बर्तन में रखते हो उसका आकार ले लेता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि पूरा बर्तन भरे। जैसे मैंने कहा ना कि बॉटल में अगर 1 लीटर का क्षमता है और आधा लीटर पानी डालोगे तो आधा लीटर तक ही भरेगा, बाकी खाली रहेगा। गैसेस टेक द शेप ऑफ द कंटेनर बाय ऑक्यूपाइंग होल ऑफ द स्पेस अवेलेबल टू देम, जिस भी बर्तन में भरोगे पूरा फैल के पूरा भर देगा। ठीक है, मतलब चेक करोगे तो लगेगा क्या पूरे बर्तन में भरा हुआ है। जैसे बलून में थोड़ी सी हवा फूंकते हो तो पार्टिकल्स इतने दूर दूर रहते हैं ना कि दीवार से टकराना शुरू कर देते हैं। वॉल्यूम की बात करते हैं, सॉलिड्स में डिफिनिट है, मतलब निश्चित है, नहीं बदलने वाला है। लिक्विड में वो भी, वहाँ पे भी निश्चित है, 1 लीटर पानी था तो 1 ही लीटर रहेगा, घटेगा नहीं। गैस में जिस भी उसमें डालते हो बर्तन में उसका वॉल्यूम ले लेता है। भाई 20 लीटर की टंकी में तुम 1 लीटर गैस डाल दो तो पूरे 20 लीटर में फैल जाएगा, भले 1 ही लीटर है। ठीक है, लेकिन वो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जाके पूरे आकार को, जगह को घेरने की कोशिश कर लेंगे। और अगर नोजल ढीला हुआ तो कम भी हो जाएगा, 1 से आधा लीटर भी होने में समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी, उसको दबा सकते हैं, कितना संकुचन हो सकता है उसमें, कितना उसे संकुचित किया जा सकता है। तो सॉलिड में क्या है, ऑलमोस्ट नील, लगभग न के बराबर। लिक्विड में भी ऑलमोस्ट नील, लगभग न के बराबर। गैसेस में वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको एग्जाम्पल देखना हो तो आप क्या करो, सबके घर के आसपास सिरिंज होगा, सिरिंज जो डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन देने के लिए। सिरिंज का जो टिप होगा वहाँ पे उंगली लगा लो। ठीक है, और सिरिंज को पूरा खोलने के बाद उसे दबाना शुरू करो। देखो कि आप वहाँ से उंगली के पास से थोड़ा सी भी हवा बाहर मत निकलने देना, काफ़ी ज़्यादा आप उसे कंप्रेस कर ले जाओगे। अब है फ्लूइडिटी या रिजिडिटी। फ्लूइडिटी मतलब होता है बहने की क्षमता, और रिजिडिटी मतलब होता है कठोरता, वह कितना कठोर है। तो सॉलिड क्या होता है भाई, कठोर होता है। ठीक है, पार्टिकल्स एक दूसरे को एकदम कस के पकड़ के रखते हैं। लेकिन लिक्विड क्या होता है, फ्लूइड होता है, पार्टिकल्स में मोशन होता है, वे बहते रहते हैं। और गैस में भी क्या होता है, पार्टिकल्स बहते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। डेंसिटी की बात कर देते हैं, घनत्व। सॉलिड्स में लार्ज, बहुत ज़्यादा घनत्व होता है भाई। ठीक है,
इतना बड़ा भी लोहे का टुकड़ा लेके तौलोगे तो बहुत ज़्यादा मास बताएगा, लेकिन इतना बड़ा तुम लकड़ी का टुकड़ा लोगे तो कम बताएगा। इतनी मात्रा में पानी लोगे तो और कम बताएगा, और इतनी मात्रा में इतना बड़ा बलून लेके तौलोगे और भी कम बताएगा। तो सॉलिड्स में डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, घनत्व। लिक्विड्स में भी ज़्यादा ही होती है, ठीक, लेकिन गैस में न के बराबर होती है, वेरी स्मॉल, बहुत कम हो जाता है। डिफ्यूजन, अब पहले एक वर्ड आया है डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन क्या होता है, आप में से किसी को पता है? तो भाई डिफ्यूजन ये होता है कि जब कोई भी मैटर का पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है अपने आप। कहाँ से? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, ठीक है। मतलब उच्च सांद्रता मतलब जहाँ पे उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, निम्न मतलब जहाँ पे कम है। जब इस तरीके से मोशन होता है तो उस मोशन को डिफ्यूजन कहते हैं। यह ज़्यादातर कहाँ होता है? गैसेस में ज़्यादा होता है। गैस में क्या होता है? डिफ्यूजन एकदम हाई होता है। जैसे अगरबत्ती हम जलाते हैं तो मंदिर में जलाते हैं, तो मंदिर में वहाँ पे धुआं जल्दी से इकट्ठा होता है, वहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होता है? हाई हो जाता है। लेकिन बाकी जगहों पे उसके कण नहीं होते हैं, तो धीरे धीरे अपने आप क्या करता है? बह के चला जाता है, मूव कर जाता है। तो गैसेस में डिफ्यूजन क्या होता है? सबसे ज़्यादा, लिक्विड्स में गैस की तुलना में कम, और सॉलिड्स में लगभग न के बराबर होता है, बहुत थोड़ा सा, बहुत टाइम लगता है होने में। तो सामान्यतः डू नॉट डिफ्यूज, नॉर्मली आपको महसूस नहीं होगा भाई, आप तुरंत क्या करो, लिखो तो आपको तुरंत कोई डिफ्यूजन नहीं महसूस होगा। लेकिन हाँ, कई साल लग जाएंगे। जैसे आप देखो नट और बोल्ट को आपस में कस देते हो और कई साल तक नहीं खोलते हो, तो जब आप खोलने जाते हो तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको शुरू में मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि पार्टिकल्स, नट और बोल्ट के पार्टिकल एक दूसरे में क्या होते हैं? थोड़ी मात्रा में डिफ्यूज कर जाते हैं। लिक्विड डिफ्यूज स्लोली, जैसे क्या करो, पानी में इंक डाल दो, छोड़ दो, तो कुछ आधे घंटे के बाद देखोगे तो पूरे उसमें इंक फैला हुआ था, तो धीरे धीरे फैलेगा। लेकिन गैस की बात करोगे, डिफ्यूज रैपिडली, बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक, कि इधर तुम स्प्रे मारते हो और कुछ सेकंड के बाद कुछ दूरी वालों को स्मेल मिल जाती है। फ्री सरफेसेज, ठीक है, मतलब स्वतंत्र सतह। तो भाई स्वतंत्र सतह की संख्या सॉलिड में कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा उसके शेप पे कि कैसा शेप है। जैसा शेप होगा वैसा आपको स्वतंत्र सतह मिल जाएगा। लेकिन लिक्विड की बात करोगे तो भाई लिक्विड में तुम जिस बर्तन में रखोगे नीचे से भरता हुआ आएगा, ठीक है। मान लो तुमने ग्लास में रखा, तो ग्लास में तुमने भर दिया, तो ऊपर जो ग्लास का जहाँ से मुंह ओपन है वहाँ पे आपको एक फ्री सरफेस लिक्विड में मिलेगा। सॉलिड में अगर मैं एक बुक की बात करूँ तो भाई अपर सरफेस, लोअर सरफेस, साइड सरफेस, ढेर सारे फ्री सरफेसेस हैं सॉलिड के अंदर, लेकिन लिक्विड में केवल एक मिलेगा। और गैस में कोई फ्री सरफेस ही नहीं होता भाई। पैकिंग को जैसे ही ओपन किया, सारा का सारा क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। कोई मुक्त सतह गैस में देखने को नहीं मिलती है। अब बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की, भाई पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है। तो कह क्या सबस्टेंस में एग्जिस्ट इन एनी ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, कोई भी पदार्थ, ठीक है, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में एग्जिस्ट कर सकता है, रह सकता है। मतलब पदार्थ सॉलिड में भी रह सकता है, लिक्विड में भी रह सकता है और गैस में भी रह सकता है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पुट किया था कि आप एक मैटर का नेम बताइए जिसको आपने तीनों स्टेट्स में देखा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि वाटर पानी के रूप में देखते हो तो लिक्विड है, उसको तुम फ्रीज करते हो सॉलिड बन जाता है जो कि आइस है, और उसको गर्म करते हो तो भाप बन जाता है जो कि गैस है। तो मैटर की जो स्टेट्स हैं, अवस्थाएं हैं, वह निर्भर करती हैं तापमान और दाब के ऊपर। दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब टेम्परेचर को घटा बढ़ा के हम स्टेट में चेंज ला सकते हैं, टेम्परेचर घटा बढ़ा के हम अवस्था बदल सकते हैं। जैसे पानी का टेम्परेचर घटाते हैं, ठीक, तो क्या बन जाता है? आइस बन जाता है, लिक्विड से सॉलिड बन जाता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाटर से क्या बन जाता है? वेपर बन जाता है, गैस बन जाता है। इसी तरीके से प्रेशर को घटा बढ़ा के भी हम अवस्था बदल सकते हैं। करें बाई चेंजिंग द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, पदार्थ की तापमान और दाब की अवस्था को बदल करके, ठीक है, एक सबस्टेंस को सॉलिड, लिक्विड या गैस में बदला जा सकता है। अब आगे चलते हैं। अ सॉलिड ऑन हीटिंग यूजुअली चेंजेज इनटू अ लिक्विड। करें एक सॉलिड को अगर हम गर्म करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और पहले सॉलिड से क्या बनता है? लिक्विड बनता है। मतलब पहले ठोस से पिघलना शुरू करता है, मेल्ट करना शुरू करता है, लिक्विड बन जाता है। फिर लिक्विड से क्या होता है? बॉयल करना शुरू करता है, ठीक है, और वेपराइज होकर गैस बन जाता है। वैसे ही एक गैस को तुम ठंडा करना चालू करो, मतलब पानी का भाप लो, उसे ठंडा करना चालू करो, टेम्परेचर घटाना चालू करो, तो पहले क्या बनेगी? लिक्विड बनेगी, गैस से लिक्विड, और फिर लिक्विड को तुम और ठंडा करो, टेम्परेचर को और घटाओ, तो आखिर में जाके क्या बन जाएगी?
सॉलिड बन जाएगी, आइस का रूप ले लेगी। यहाँ पे देखो एक फ्लो चार्ट दिया है, सॉलिड को मेल्ट कर दिया तो क्या बन गया, लिक्विड बन गया, और लिक्विड को फ्रीज कर दिया तो क्या बन गया, सॉलिड बन गया। ठीक है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गया तो उसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक, गैस को कंडेंस किया, ठंडा किया तो क्या बन गया, लिक्विड बन गया, और लिक्विड को बॉयल कर दिया, इवेपोरेट कर दिया तो क्या बन गया, गैस बन गया। क्या द मोस्ट फेमिलियर एंड कॉमन एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा पारिवारिक जिससे आप बहुत अच्छे से परिचित हैं वो क्या है, पानी है। ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठीक है, इसका सॉलिड रूप क्या है, आइस है, लिक्विड रूप क्या है, वाटर है, गैस रूप क्या है, वाटर वेपर है। तो भाई पहले तो मैं हिंदी स्टार्टिंग में बोला हूँ कि सॉलिड मीन्स ठोस होता है, लिक्विड मीन्स द्रव्य होता है, गैस को गैस ही कहते हैं। तो अब तक तो आपको भी हिंदी मीडियम वालों को भी ये बात समझ में आ गई होगी ना कि सॉलिड मतलब ठोस। तो अगर मैं अब सॉलिड वर्ड का इस्तेमाल करूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। अब कह रहा है आइस इज अ सॉलिड स्टेट, बर्फ क्या है, एक ठोस अवस्था है। इसको आप मेल्ट करोगे तो पिघला दोगे तो पानी बन जाएगा जो कि लिक्विड है, और फिर लिक्विड को और आगे गर्म करोगे तो फिर स्टीम बनेगा, भाप बन जाएगा जो कि गैस का रूप है। इनको आप रिवर्स भी कर सकते हो। फिर से फ्लो चार्ट दिया है, आइस को हीट किया वाटर बना, वाटर को हीट किया स्टीम बना, स्टीम को उल्टा कूल किया तो वाटर बना, वाटर को और कूल कर दिया तो क्या बन गया, आइस बन गया। तो आपको तीनों स्टेट्स देखने को मिल रही हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, मतलब तापमान में बदलाव करने पे क्या प्रभाव देखने को मिलता है, उसका क्या प्रभाव होता है। तो कह रहा है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और बाय हीटिंग, टेम्परेचर को बढ़ा के या गर्म करके अ सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, सॉलिड को लिक्विड बनाया जा सकता है, पहले भी बताया हूँ, और लिक्विड को आगे गैस में बदला जा सकता है। या फिर बाई डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को घटा करके मतलब ठंडा करके, ठीक है, गैस को लिक्विड बना सकते हैं, और फिर लिक्विड को आगे चल के सॉलिड भी बना सकते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाना चालू करोगे तो सॉलिड से लिक्विड बनेगा और लिक्विड से गैस बनेगा। टेम्परेचर घटाना चालू करोगे तो गैस से लिक्विड बनेगा और फिर लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। तो पहला पॉइंट है सॉलिड टू लिक्विड चेंज, जब सॉलिड से लिक्विड बनता है उस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल्टिंग, पिघलना। ठीक, और साइंस की भाषा में शुद्ध वर्ड बोले तो गलना, क्या बोलते हैं, गलना। मेल्टिंग को गलनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलनांक। डिफिनेशन दे रखा है, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेज इनटू अ लिक्विड, वह प्रक्रिया, वह विधि जिसमें एक ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है गर्म करने पर, उस घटना को हम मेल्टिंग या फ्यूजन भी कहते हैं। मेल्टिंग के लिए दूसरा वर्ड क्या है, फ्यूजन, याद कर लेना। मेल्टिंग के लिए अदर वर्ड क्या है, फ्यूजन। मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक बिंदु, गलनांक बिंदु। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स एंड चेंजेज इनटू अ लिक्विड, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलता है और द्रव्य का रूप ले लेता है, लिक्विड का रूप ले लेता है, उसे हम, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वातावरणीय दबाव के अनुरूप, ठीक है, उसके साथ जब कोई पदार्थ सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस कहते हैं। आगे कह रहा है आइस इज ए सॉलिड, बर्फ क्या है, एक ठोस है। इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर, ठीक है, सॉलिड में जो कण हैं वे बहुत कस के एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। व्हेन वी हीट अ सॉलिड, जब उसे गर्म करते हैं, इट्स पार्टिकल्स बिकम मोर एनर्जेटिक, तो पार्टिकल्स में एनर्जी बढ़ना शुरू होती है। भाई जो हीट आप दे रहे हो एब्जॉर्ब करती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज, कणों का जो गतिज ऊर्जा है वह बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, वे एनर्जी पाते ही वाइब्रेट करते हैं, फिर वाइब्रेशन बढ़ता जाता है, फिर पार्टिकल एक दूसरे को छोड़ के अलग हो जाते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण, ठीक है, द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर स्ट्रांगली विद ग्रेटर स्पीड, ठीक है, लगातार वे क्या करते हैं, वाइब्रेशन उनके बीच में वाइब्रेशन बढ़ता जाता है। ठीक है, कंपन जो होता है वे बढ़ता जाता है और आखिर में हीट उन्हें लगातार मिलती रहती है, एनर्जी लगातार मिलती रहती है। तो उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अंतर, ठीक है, अंतरकणीय बल, ठीक है, या अंतर आणविक बल, वह क्या होता है, टूट जाता है, वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। देखते हो ना, बर्फ को तुम पिघलाना शुरू करो तो धीरे धीरे क्या होता है, टूटता है, और आखिर में सारा का सारा बर्फ क्या होता है, पानी बन जाता है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द पार्टिकल्स लीव देयर मीन पोजीशन, वे अपनी जगह को छोड़ देते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक, और जब यह होता है तो वो जो सॉलिड है वह पिघल करके लिक्विड बन जाता है।
एग्जाम्पल दिया है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बर्फ़ पिघल जाती है। बर्फ़ को पिघलाने के लिए आपको कोई अलग से हीट नहीं देना होता है, अपने हाथ पे ले लो तो भी पिघल जाती है। ठीक, तो भाई अपने हाथ पे लेते हो तो तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके वह पिघल जाती है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स, मोम का मेल्टिंग पॉइंट, जो मोम होता है वैक्स, ठीक है, उसको पिघलाने के लिए तापमान क्या है 63 डिग्री सेल्सियस पे वह पिघलना शुरू कर देता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, लोहे का गलनांक बिंदु 1535 डिग्री सेल्सियस पे जब तापमान पहुंचता है तब लोहा पिघलना शुरू करता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कणों के बीच में कितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको नापने का तरीका है। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, गलनांक बिंदु उतना क्या होगा, उच्चतर होगा, उतना ज़्यादा हाई होगा। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट। इसलिए देखो लोहे का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 1535 डिग्री सेल्सियस। कणों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, अंतर आणविक बल है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है। कह रहा था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स का क्या है कि उनके कणों के बीच में कितना ज़्यादा बल लग रहा है, इसी को नापने का तरीका है मेल्टिंग पॉइंट। या हम कह सकते हैं कि इस मेल्टिंग पॉइंट बताता है कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा सॉलिड सब्सटेंस का उतना ज़्यादा उसके कणों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ज़्यादा अंतर आणविक बल होगा। अगला है लिक्विड टू गैस चेंज, लिक्विड से गैस का निर्माण होना। तो भाई उसके लिए आपको बॉइलिंग करना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा। तो बॉइलिंग और वेपराइजेशन दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। द प्रोसेस इन विच लिक्विड, ठीक है, सब्सटेंस चेंजेज इनटू अ गैस रैपिडली ऑन हीटिंग। कराया वह प्रक्रिया जिसमें लिक्विड सब्सटेंस द्रव्य के रूप में जो पदार्थ है वह जल्दी से गैस के रूप में बदल जाती है गर्म करने पर, उस प्रक्रिया को हम बॉइलिंग कहते हैं। वह तापमान जिस पर एक लिक्विड सब्सटेंस गैस में बदल जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अब देखो बार बार एक वर्ड आ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो भाई वह प्रेशर, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर के द्वारा हमारे ऊपर लग रहा है। एटमॉस्फेयर समझते हो ना कि हमारे चारों तरफ हवा की एक बहुत मोटी परत है, ठीक, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। वह हमारे ऊपर बल लगाती है, उस बल को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, वातावरणीय दाब कहते हैं। तो वह टेम्परेचर जिस पर एक लिक्विड क्या होता है जल्दी से गैस में बदल जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। कराई इन लिक्विड, एक लिक्विड की बात करें, एक द्रव्य की बात करें, तो ज़्यादातर पार्टिकल्स क्या होते हैं, पास ही पास होते हैं, सॉलिड से थोड़ा सा मान लो दूर होते हैं। कराए जब हम उसे हीट एनर्जी देना चालू करते हैं, गर्म करना चालू करते हैं, तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक, कभी पानी को गर्म करते देखा है, तुम पानी गर्म करते हो तो छोटे छोटे कण क्या हैं, बबल्स बन बन के ऊपर आना शुरू करते हैं। ठीक, कुछ देर के बाद जो पार्टिकल्स हैं वे उनकी एनर्जी बढ़ती है और वे एक दूसरे को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है वह टूट जाता है और वे क्या होते हैं, एक दूसरे को छोड़ के अलग हो जाते हैं। और जब ऐसा शुरू होता है तो उस दौरान जो लिक्विड है वह गैस में बदलना शुरू हो जाती है। आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, याद कर लेना है कि 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान में पानी उबलना शुरू कर देता है, मतलब पानी से भाप बनना शुरू कर देता है जैसे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस को पहुंच जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल, शराब, एल्कोहल को सब जानते हो ना, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 78 डिग्री सेल्सियस, वाटर से कम है। पानी से पहले एल्कोहल क्या करेगा, बॉयल करना शुरू कर देगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी, मरकरी मतलब पारा होता है, ठीक है, तो पारा 357 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करना शुरू कर देता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक लिक्विड के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, यह नापने का तरीका है। ठीक है, यह बताता है कि अगर कोई लिक्विड आपके पास है तो कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में है, बॉइलिंग पॉइंट बताएगा। जितना ज़्यादा लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ज़्यादा उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। आगे चलते हैं। क्या जब एक लिक्विड को आप गर्म करते हो तो हीट एनर्जी की वजह से पार्टिकल क्या करते हैं, पहले की तुलना में तेज़ गति से हिलना शुरू कर देते हैं। ठीक, जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है टेम्परेचर, तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास पर्याप्त काइनेटिक एनर्जी आ चुकी होती है, मतलब गतिज ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि एक दूसरे को छोड़ के अलग हो जाएं। अब ये क्या करते हैं, दूसरे को छोड़ के अलग होते हैं और भाप में बदलना शुरू हो जाता है। लास्ट में है गैस टू लिक्विड चेंज। अब आ गया कंडेंसेशन। अभी हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कि सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं, फिर लिक्विड से गैस बनाते हैं। अब गैस से लिक्विड बनाते हैं, अब क्या बनाएंगे कि गैस की अवस्था में था उसे लिक्विड बनाना है, तो अब क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। अभी तक गर्म कर रहे थे, अब क्या करेंगे, ठंडा। तो क्या द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड, जब एक गैस लिक्विड में बदलती है ठंडा करने के बाद, उस घटना को हम कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो कंडेंसेशन है वो बॉइलिंग का उल्टा है। ठीक है, बॉयल में क्या किए थे, लिक्विड को उबाल दिए, गर्म कर दिए तो भाप बन गया।
तो बॉइलिंग हो गया, और जब भाप को ठंडा कर दिए तो क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो जो कंडेंसेशन है वो किसका उल्टा है, बॉइलिंग का। पूछ लेंगे भाई कि बॉइलिंग का उल्टा क्या है, तो आंसर क्या दोगे, कंडेंसेशन। अगला है लिक्विड टू सॉलिड चेंज, ठीक है। लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं तो भाई इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। जब सॉलिड से लिक्विड बनाया था तो मेल्टिंग, और जब लिक्विड से सॉलिड बनाया तो क्या हो गया, फ्रीजिंग। मतलब फ्रीजिंग क्या है, मेल्टिंग का जस्ट उल्टा है। मेल्टिंग का उल्टा क्या हो गया, फ्रीजिंग। करा जब एक लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं ठंडा करके, इस घटना को फ्रीजिंग कहते हैं। फ्रीजिंग का मतलब सॉलिडिफिकेशन भी होता है, ठीक है, ठोसीकरण। क्या कहेंगे, ठोसीकरण। अब कह रहा है कि फ्रीजिंग जो है मेल्टिंग का रिवर्स है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है लिक्विड का वह मेल्टिंग पॉइंट के बराबर ही होता है। मतलब जितने तापमान पर वे पिघलते थे उतने पे ये क्या करेंगे, फिर से सॉलिड के रूप में आ जाएंगी। मतलब आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी मिल जाएगा और 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको बर्फ़ भी मिल जाएगा। जब टेम्परेचर उसके बाद और घटाओगे तो जमना शुरू हो जाएगा। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस क्या होता है, मेल्ट होता है। तो थोड़े से टेम्परेचर पे आइस से वाटर बन जाता है, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर देते हो, अगर उसमें से आप टेम्परेचर निकालना शुरू करोगे, ठीक है, गर्मी को बाहर करोगे तो थोड़े से टेम्परेचर निकालने के बाद क्या हो जाएगा, आइस बन जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब बर्फ़ को पिघलाना है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाएगा, और पानी को जमाना है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके क्या होगा, वह जम के बर्फ़ भी बन जाएगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि टेम्परेचर की वजह से क्या क्या चेंजेज आते हैं। अब हम प्रेशर की बात करेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर चेंज करने पे क्या बदलाव, क्या प्रभाव देखने को मिलता है। द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर डिफर इन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। करा मैटर के जो 3 अवस्थाएं होती हैं उनके बीच में अंतर आणविक बल में क्या होता है, अंतर होता है। सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा अंतर आणविक बल होता है, मतलब सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखते हैं। लिक्विड वाले में उससे थोड़ा सा कम बल होता है आपस में, और गैसेस में न के बराबर होता है। करेक्ट, गैसेस आर कंप्रेसिबल। गैसेस क्या हैं, कंप्रेसिबल है, उनको आप संकुचित कर सकते हो, उन्हें सिकोड़ सकते हो बाय अप्लाइंग प्रेशर, दबाव लगा के आप उन्हें सिकोड़ सकते हो, क्योंकि उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच जो खाली जगह होता है वह ज़्यादा होता है। तुम दबाव लगाते हो तो उनके बीच का जो जगह होता है वह कम हो जाता है, वे पास आ जाते हैं। तो गैस को आप आसानी से कंप्रेस कर सकते हो। करेक्ट, जब हम क्या करते हैं, व्हेन वी अप्लाई प्रेशर, जब हम दबाव लगाते हैं और तापमान को घटाते हैं तो गैस किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। उसको हम कहेंगे कि गैस क्या हो गया, लिक्विफाइड हो गया। तो गैस के ही रूप में रहता है एलपीजी, उसको हम प्रेशर लगा के और टेम्परेचर घटा के, प्रेशर उसके ऊपर बढ़ा के और तापमान को घटा के क्या बनाते हैं, लिक्विड बनाते हैं। इसीलिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। मतलब पेट्रोलियम से पहले वो गैस निकलती है, फिर उसे लिक्विफाई करके टैंक में भर लेते हैं, प्रेशर लगा देते हैं तो लिक्विड बन जाता है, इसलिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू अ लिक्विड। एक गैस को जब लिक्विड में बदलते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा करके, एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, और तापमान को घटा करके, जब प्रेशर बढ़ा दिया और तापमान को घटा दिया तो लिक्विड में बदल जाएगा। इस प्रोसेस को लिक्विफिकेशन कहते हैं, हिंदी में द्रवीकरण भी कह सकते हो। कह कि एक कोई भी पदार्थ, ठीक है, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में उपस्थित रह सकता है, निर्भर करता है तापमान और दाब के ऊपर, टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड बात करेगी। इफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज एबव द रूम टेम्परेचर एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज सेड टू बी ए सॉलिड। कह रहा है किसी भी पदार्थ का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब उसको पिघलाने का जो तापमान है वह कमरे के तापमान से क्या हो, ऊपर हो, ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दौरान वह किस रूप में होगा, सॉलिड रूप में होगा। मतलब कमरे का तापमान क्या होता है, नॉर्मली 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। तो अगर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, पिघलती नहीं है, इससे ज़्यादा के तापमान पे पिघलती है, तो वह कैसे रूप में देखने को मिलेगी, सॉलिड के रूप में देखने को मिलेगी। तो आपके आसपास जितने भी चीज़ें हैं, टेबल, चेयर, वाटर बॉटल, ठीक, बुक्स, कॉपीज, पेन्स, फोन्स, सब कुछ क्या है, सॉलिड के रूप में है ना, क्योंकि इनको पिघलाने का जो तापमान है वह रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है। 25-30 डिग्री सेल्सियस में नहीं पिघलते, इसलिए आपको सॉलिड फॉर्म में देखने को मिल जाते हैं। फिर कह रहा है इफ़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, अगर किसी पदार्थ को उबालने का जो तापमान है वह रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, मतलब कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस में अगर वह चीज़ नहीं उबलती है, उससे ज़्यादा तापमान देने के बाद उबलती है, तो वह आपको किस रूप में दिखाई देगी, लिक्विड के रूप में दिखाई देगी, उसे आप लिक्विड बोल दोगे, ठीक। अगला है इफ़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस इज बिलो द रूम टेम्परेचर। लेकिन अगर उबलने का तापमान रूम टेम्परेचर से कम है तो भाई रूम टेम्परेचर से पहले ही वो क्या होगी, भाप में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड के रूप में आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि इतनी ही गर्मी में वो किस में बदल जाएगी, भाप में। ऐसे चीज़ों को हम गैस कहते हैं।
आवर नेक्स्ट पॉइंट इज लेटेंट हीट, हिंदी में कहते हैं गुप्त उष्मा। हिंदी में क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा। द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड, ठीक है, वह ऊर्जा, ठीक है, वह उष्मा जो कि आपको देना होता है किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए, पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए जो आप हीट देते हो उसे लेटेंट हीट कहते हैं। अब आते हैं पॉइंट पे, कैसे समझ में आएगा आपको। भाई हमने क्या कहा कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर जाएगा, ठीक, तो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी मिलेगा और भाप भी मिलेगा, ठीक। 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको जैसे ही पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तब वह उबलना शुरू करेगा। अब जब उबलना शुरू करेगा उसके बाद भी आप उसको लगातार क्या करोगे? हीट देते रहोगे। किस लिए? कि वह वाटर वाला स्टेट छोड़ के गैस वाले स्टेट में जाए, लिक्विड का रूप छोड़ के क्या बन जाए? भाप बन जाए। पानी से क्या बन जाए? भाप बन जाए। इसके लिए आप उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद भी आपको और हीट देनी पड़ेगी। इसी हीट को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। क्या लेटेंट हीट डज नॉट रेज द टेम्परेचर, लेटेंट हीट तापमान को नहीं बढ़ाता है, ठीक है, यह हमेशा पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए दिया जाता है, ठीक। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, लेटेंट शब्द का ही अर्थ क्या होता है? छिपा हुआ, गुप्त, जो दिखाई न दे। जैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि द वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड द स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विच इज मोर हार्मफुल, या विच इज, यही कि भाई पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे रहे और भाप भी 100 डिग्री सेल्सियस पे रहे, आपको ज़्यादा नुकसान किससे होगा? आप ज़्यादा किससे जलोगे? तो आंसर क्या होगा? वाटर वेपर। स्टीम आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर रख दिया जाए तो उससे आपको ज़्यादा बर्निंग हो जाएगी, आपका हाथ ज़्यादा जल जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस के पानी से, क्योंकि पानी से स्टीम बदलने के लिए जो एक्स्ट्रा हीट दी गई थी वो उसके पास में छिपी हुई रूप में है और उसके वजह से आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। आगे कह रहा है एवरी सबस्टेंस हैज सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, हर पदार्थ के बीच में, ठीक है, पदार्थ के पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से उसके पार्टिकल दूसरे को पकड़ के रखते हैं। अब अगर एक पदार्थ की आपकी अवस्था बदलनी है तो आपको उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा और उसको तोड़ने के लिए आप क्या करोगे? इसको लगातार हीट दोगे, लगातार हीट के बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पार्टिकल जो है वह अपनी अवस्था को बदलेगा। इस दौरान आप जो लगातार हीट दोगे, ठीक है, उससे टेम्परेचर नहीं बदलेगा, उससे क्या होगा? लगातार पार्टिकल सोखेगा और सोखने के बाद अपनी अवस्था को बदल देगा, तो वही हीट उसके अंदर क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी एक्स्ट्रा एनर्जी के रूप में। इसी वजह से पानी का भाप आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। लेटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप्स, यह दो प्रकार की होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पहला क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कह कि द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू द लिक्विड, कह भाई एक सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितना हीट देना पड़ता है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह दो कि भाई लेटेंट हीट ऑफ जो फ्यूजन है वह क्या है? किसी सॉलिड को द्वारा आवश्यक एनर्जी है जिसको पाने के बाद वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, या कह दो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है बिना तापमान में परिवर्तन किए, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। मतलब 1 किलोग्राम पानी को 1 किलोग्राम भाप में बदलने के लिए, ठीक है, उसके टेम्परेचर में चेंज ना हो, ठीक है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा वो, लगातार आप हीट देते रहोगे, ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है पानी से भाप बनने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे, पानी से भाप बनाने के लिए। वैसे ही 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए जो आप लेटेंट हीट दोगे उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। यहाँ दिया है कि द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, बर्फ का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम बर्फ को एक पानी में बदलने के लिए आपको 3.34 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी देनी होती है, तब वह क्या बन जाता है? बर्फ से पानी बन जाता है। टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक, लेकिन उसकी अवस्था बदलेगी। अवस्था तब बदलेगी जब आप इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा दोगे। नेक्स्ट पॉइंट है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वही है कि 1 किलोग्राम लिक्विड को 1 किलोग्राम वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, बिना टेम्परेचर बदले जो हीट दी जाती है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। कराए दूसरे शब्दों में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? उष्मा की वह मात्रा जूल के रूप में जो 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में बदलने के लिए दी जाती है। यही बात, ठीक है, बार बार इसलिए लिखता है ताकि आप कई बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर क्या है?
22.5 टू 10 पर के। देखो लिक्विड बनाने के लिए कितना था 3.34, यहाँ क्या है 22.5, भाई 10⁵ ही है, लेकिन क्या है लगभग 7 गुना का अंतर हो गया कि भाई बर्फ से लिक्विड बनाने के लिए आपको जितना देना पड़ता था उससे 7 गुना अधिक एनर्जी देनी पड़ती है बनाने की मात्रा ज़्यादा है। अगला वर्ड आता है सब्लिमेशन। जब कोई सॉलिड, ठीक है, बिना लिक्विड बने सीधे क्या बन जाए, गैस बन जाए, तब उस घटना को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, जब एक सॉलिड सीधे वेपर बनता है गर्म करने पर, ठीक है, और वेपर जो है वह ठंडा करने पर न बन करके भाप से सीधे क्या बनता है, सॉलिड बनता है, सब्लिमेशन कहते हैं। तब क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, कि गर्म करने पर सॉलिड से सीधे गैस बन रहा है, सॉलिड से सीधे गैस, लिक्विड नहीं बन रहा है, तो क्या कहोगे, सब्लिमेशन कहोगे। सब्लिमेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिखा सकते हो किस रूप में, इस रूप में। सॉलिड था, हीट किया तो वेपर बना, गैस बना, गैस को कूल किया तो फिर से सॉलिड बना, लिक्विड नहीं बन रहा है, बीच में लिक्विड नहीं बन रहा है, इसलिए इसको सब्लिमेशन कहते हैं। द सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन, मतलब वह ठोस पदार्थ जिसका सब्लिमेशन होता है उसे हम सबलाइम कहते हैं, ठीक। और सॉलिड, ठीक है, जो हमको दोबारा ठंडा करने पे मिलता है, जब वेपर को हम ठंडा करते हैं और फिर से हमको सॉलिड मिल जाता है, उसे सब्लिमेट कहते हैं कि भाई, ठीक है, वह भी ठंडा किया मिल गया, सब्लिमेट कहते हैं। फिर से पढ़ लो भाई, जिस सॉलिड को तुमने गर्म किया और वह भाप बन गया, वेपर बन गया, वह सबलाइम है, ठीक है, और वह सॉलिड जो हमें वेपर को ठंडा करने के बाद मिला वह क्या है, सब्लिमेट है। व्हेन सॉलिड अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड, जब ठोस अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है, यह सीधे क्या होता है, वेपर बना लेता है, ठीक। और जब गर्म अमोनियम क्लोराइड भाप को ठंडा किया जाता है तो फिर से सीधे अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन है, एम्फर, ठीक, कपर है, नेप्थलीन बाल, नेप्थलीन समझते हो, भगाने के लिए तो वाइट कलर की गोलियां आती हैं, या फिर आप शहरों में जाओगे, हॉस्पिटल्स में, मॉल्स में, तो वहाँ टॉयलेट्स के अंदर गोलियां रखी रहती हैं सफ़ेद रंग की, ताकि यूरिन का स्मेल ना फैले, तो नेप्थलीन बाल्स होती हैं। और एंथ्रेसीन है, ये सारे मेटल्स क्या होते हैं, इनमें सब। अब बात करते हैं इवापोरेशन की। तो हम बात करेंगे अब इवापोरेशन की। तो भाई इवापोरेशन क्या है, एक प्रोसेस है जब लिक्विड जो होता है वह वेपर में बदलता है। लिक्विड क्या होता है, गर्म करने पे वेपर में बदलता है, तो उस घटना को हम इवापोरेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर फिक्स नहीं होता। से बॉइलिंग पॉइंट की बात किए थे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वह घटना होती है, और उसे हम वेपराइजेशन कहते हैं कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है, भाप में बन जाता है, बदल जाता है, वह भी वेपराइजेशन है। लेकिन इवापोरेशन क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है, कोई भी टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मली हमेशा इवापोरेशन होता रहता है। इसकी वजह से ही पानी आप गिराते हो कहीं पे भी, और कुछ टाइम के बाद वो पानी अपने आप सूख जाता है, सूरज की रोशनी पड़ती रहती है, एनर्जी मिलती है उसको वहाँ से। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, इवापोरेशन को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो पहला क्या है भाई, टेम्परेचर है, ठीक। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, तापमान बढ़ाओगे तो इवापोरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा गर्मी दोगे उतना जल्दी जल्दी क्या होगा, इवापोरेशन होगा। तापमान घटाओगे तो इवापोरेशन घट जाएगा। जैसे गर्मी के महीना में कपड़ा जल्दी से सूखता है और ठंड के दिनों में धीरे। गर्मी में टेम्परेचर 40-45 हो जाता है, ठंड में 10-15। तो टेम्परेचर घटने से इवापोरेशन घटता है, बढ़ाने से बढ़ता है। दूसरा है सरफेस एरिया, सतह क्षेत्र। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, मतलब जितने ज़्यादा एरिया पे धूप पड़ेगी, ठीक, उतना जल्दी पानी क्या होगा, भाप बन जाएगा। मतलब नदी में या बड़े बड़े पॉन्ड्स में, ठीक है, इवापोरेशन क्या होगा, जल्दी होगा। और आप एक अपने घर पे किसी बर्तन में रखोगे, बाल्टी में पानी रखोगे, तो उसका इवापोरेशन क्या होगा, स्लो होगा। जितने एरिया पे भाई, जितने एरिया पार्टिकल पे रोशनी पड़ेगी वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा। एग्जाम्पल दिया है, देखो कि टेस्ट ट्यूब में पानी रखो और चाइना डिश में। चाइना डिश एक कटोरे के जैसा होता है, तो देखोगे चाइना डिश वाला पानी जल्दी से भाप बन गया और टेस्ट ट्यूब वाले में समय लगा। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। हिंदी में क्या कहते हैं, आर्द्रता।
तो भाई ह्यूमिडिटी का मतलब है कि आसपास आपके की जो हवा है उसमें मौजूद पानी की मात्रा, उसमें मौजूद भाप की मात्रा जो होती है उसको ह्यूमिडिटी हम कहते हैं। तो बारिश के दिनों में पानी में भाप की मात्रा ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं ह्यूमिडिटी हाई है। आपको उस दौरान उमस भी महसूस होती है। गर्मी के दौरान क्या होता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि हवा में पानी की मात्रा घट जाती है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। भाई जब ह्यूमिडिटी घटती है तो इवापोरेशन बढ़ता है, ठीक, और जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इवापोरेशन घटता है। इसी वजह से गर्मी में कपड़ा जल्दी सूखता है और बारिश में समय लगता है, क्योंकि पहले से ही हवा में पानी है। जब पहले से पानी है उसकी भी एक क्षमता है, हवा की भी एक क्षमता है पानी को धारण करने की, ठीक है। और जब पहले से उसमें ज़्यादा मात्रा है पानी की तो कितना पानी लेगा। लास्ट में है विंड स्पीड, हवा की गति। हवा जितनी तेज़ चलेगी कपड़ा उतना जल्दी सूखेगा। क्यों भाई, जब हवा तेज़ गति से चलेगी तो आपके कपड़े में से जो वाटर वेपर निकलेगा वह हवा के साथ दूर चला जाएगा और आसपास का वातावरण क्या रहेगा, बिना पानी के भाप के रहेगा। इसलिए लगातार क्या होगा, इवापोरेशन जल्दी जल्दी होता रहेगा, ठीक, और आपका कपड़ा जल्दी से सूख जाएगा। अब हम आते हैं डिफ्यूजन पे। डिफ्यूजन मैंने पहले ही बताया आपको कि भाई गैस के पार्टिकल्स, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। इस घटना को हम डिफ्यूजन कहते हैं, हिंदी में विसरण कहते हैं। डिफिनेशन दिया है, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस। एक पदार्थ क्या होता है, फैलता है और दूसरे पदार्थ के साथ मिल जाता है, ठीक, इस घटना को हम डिफ्यूजन कहते हैं। यह घटना पार्टिकल्स के मोशन के कारण होती है। पार्टिकल्स में जो गति होती है, पढ़े हो ना कि मैटर के पार्टिकल्स मूव करते हैं, उनमें मोशन होता है, उसके वजह से ही डिफ्यूजन होता है। पार्टिकल्स का नेचर आपने भी पढ़ा था, कैरेक्टर पढ़ा था। कह रहा है कि भाई यह एक ऐसा गुण है, एक ऐसा लक्षण है जो पार्टिकल के मोशन पर आधारित है, पार्टिकल्स की गति पर आधारित है। पार्टिकल्स में जितना ज़्यादा गति होगी उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। तो बताओ भाई किस में सबसे ज़्यादा गति होती है, गैसेस में गति सबसे ज़्यादा होती है तो उसमें डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा। उससे कम किस में होता है, लिक्विड में, तो गैस की तुलना में लिक्विड में धीरे हो जाएगा। और सबसे कम गति कहाँ पे होती है, सॉलिड्स में, तो सॉलिड्स में डिफ्यूजन एकदम न के बराबर देखने को मिलेगा। तरह की डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस, गैसेस में सबसे तेज होती है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो बहुत जल्दी जल्दी गति करते हैं, मूव करते हैं, हिलते डुलते हैं। सॉलिड्स में स्लोवेस्ट होता है, सबसे धीमा होता है क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं बहुत न के बराबर मूव करते हैं। कह डिफ्यूजन तापमान बढ़ाने पे बढ़ जाता है। पहले भी पढ़े हो कि भाई अभी ठंडे पानी में चीनी घोलना हो और गर्म पानी में, तो गर्म पानी वाला शायद 2 मिनट के अंदर पिघल जाएगा, 3 मिनट के अंदर, और ठंडे पानी वाला टाइम लेगा क्योंकि गर्म पानी वाले में क्या होगा, लगातार हीट मिल रहा है। हीट मिलेगा तो जो पार्टिकल्स होंगे वे तेज़ी से मूव करेंगे। अभी पढ़े ना हम कि भाई सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो हीट करो, हीट दोगे तो पार्टिकल गर्मी एब्जॉर्ब करेगा, हिलता जाएगा और तेज़ी से हिलेगा, आखिर में छोड़ के अलग हो जाएगा। तो वही होता है डिफ्यूजन में भी, जब आप हीट दोगे तो जल्दी होगा डिफ्यूजन, हीट नहीं दोगे तो भी होगा लेकिन टाइम लगेगा। तो कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो गैसेस पढ़ लिए, अब डिफ्यूजन इन, अच्छा गैसेस पढ़ लेते हैं कि गैसेस में सबसे फास्ट होता है, ठीक, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव करते हैं चारों तरफ। एग्जाम्पल की बात करें तो अगरबत्ती जला दो, ठीक है, थोड़ी देरी में बहुत जल्दी से पूरे कमरे में खुशबू फैल जाएगी धुएं की, क्योंकि गैस है, ठीक है। परफ्यूम की बॉटल एक किनारे खोलते हो, पूरे कमरे में या आसपास की एरिया में फैल जाता है स्मेल। लिक्विड्स की बात कर लो, गैस की तुलना में स्लो होता है डिफ्यूजन, ठीक है। जितना जल्दी से गैस का हो जाता है, ठीक है, उतना जितना जल्दी मतलब कहते हो ना कि स्प्रे की खुशबू फैल जाती है, उतना जल्दी नील जो है पानी में नहीं घुलता, उसको घुलने में समय लगता है। या फिर पोटेशियम परमैंगनेट एक सब्सटेंस है जो पर्पल कलर का होता है, इसको पानी में डाल दो, घुल जाएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, गैस इतनी स्पीड नहीं होगी। या और एग्जांपल है कॉपर सल्फेट को पानी में घोलना है तो घुल जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, गैस से अधिक टाइम लगेगा, सॉलिड से कम लगेगा। तो कह रहा है कि लिक्विड्स में जो डिफ्यूजन होता है वह गैस की तुलना में स्लो होता है लेकिन सॉलिड की तुलना में फास्ट होता है, मतलब जल्दी हो जाता है, तेज हो जाता है। डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, तो सॉलिड्स में डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है बहुत ही धीमा होता है। हाँ, आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी लिख के छोड़ देते हो कई महीनों के लिए, तो कई महीनों बाद जब लौटोगे तो उसे छुड़ाने में दिक्कत आएगी, ठीक है, मिटेगा लेकिन कुछ निशान रह जाएगा। या फिर 2 मेटल ब्लॉक्स, 2 लोहे के टुकड़ों को आपस में बांध के छोड़ दो कई सालों के लिए, कई साल बाद क्या होगा, उन्हें छुड़ाने में दिक्कत आएगी। जैसे मैंने नट बोल्ट का एग्जाम्पल बताया था कि नट बोल्ट जो हैं, ठीक है, उन्हें कस देते हो तो जल्दी से खुलते नहीं हैं, कटने में टाइम लगता है। तो बच्चों ये जो चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। अब एक एक्सरसाइज दिया है हुआ यहाँ पे कि आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है, इसके आंसर्स मैं आपको एक और वीडियो बना के उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा एक एक क्वेश्चन का आंसर। तो चलो
फिर मिलते हैं आपको इस एक्सरसाइज की वीडियो के साथ और नेक्स्ट दूसरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ में, नोट्स के साथ में। साथ ही साथ अभी एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन बाकी है, तो हम उसका भी एक वीडियो बनाएंगे, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को कवर करेंगे। लेकिन हाँ, जितनी जानकारी आपको इस नोट्स में प्रोवाइड की गई है, एनसीईआरटी में इतना डीप एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल until now, please subscribe and do not forget to like and share the video. Thanks for watching. See you soon.